नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीयता का समाजशास्त्र। देखिए, एक विस्तृत अध्ययन का प्रश्न है ये, परंतु मैं ये प्रयास करूंगी कि कम समय में आपको मैं ये समझा पाऊँ। इस प्रश्न को थोड़ा आसान करके पहले हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह इसमें क्या पूछना चाहते हैं कि भारतीय साहित्य की परंपरा को ध्यान में रखते हुए भारतीयता की उन पहचानों का उल्लेख कीजिए जो आज भी प्रासंगिक है, यानी हमारे समाज के लिए जो आज भी उल्लेखनीय है। तो हमें उन भाषाओं पर या जो हमारी विकास प्रक्रिया चली समाज के लिए, उस पर थोड़ा थोड़ा विचार यहाँ पर करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो भारत विविधताओं का देश है। यहाँ भाषा तथा संस्कृति के आधार पर विभिन्न प्रांतों का निर्माण हुआ है। हम सब जानते हैं कि सभी प्रांतों की भाषा अलग है, संस्कृति अलग है। भारतीय समाज में भाषागत, क्षेत्रगत तथा धर्मगत विभिन्नता है, यानी भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और धर्म के आधार पर भारत का समाज विभाजित है। परंतु इस भिन्नता में भी एक रूपता विद्यमान है, यानी भिन्न होते हुए भी हम एक रूप है, या भारत में एकता का स्वरूप देखा जा सकता है। भारतीय साहित्य और भारतीयता का समुचित अध्ययन करने पर ही हम उसकी एक रूपता को खोज सकते हैं। ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है और भारतीय साहित्य में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ क्या ध्यान रखना है कि जो भारतीय साहित्य है उसमें एक रूपता कहाँ है, उसी से भारतीय समाज में और भारतीय साहित्य में सामंजस्य यानी एकता स्थापित हो सकती है। भारतीयता के समाजशास्त्र को समझने के लिए क्या आवश्यक है कि हम साहित्य और समाज के विषय में अच्छे से जानें, क्योंकि साहित्य का जन्म कहाँ से होता है? समाज से होता है। समाज से अलग साहित्य का कोई अस्तित्व नहीं है। हम जानते हैं कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो सामाजिक संवेदनाओं, समस्याओं तथा मानवीय चिंताओं की अभिव्यक्ति साहित्य के माध्यम से ही संभव है। यह अभिव्यक्ति समाज तथा काल के अलग अलग रूपों में प्रकट होती है, यानी समाज और जो अलग अलग समय है उसमें हम इसको देख सकते हैं, कहाँ से हमारा समाज शुरू हुआ, कैसे कैसे उसमें विकास हुआ और वर्तमान समय की जो स्थिति है यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, कैसे हमारे समाज में विकसित हुआ हमारा समाज, या समाज का विकसित रूप कैसे बना, उसके बारे में हमें यहाँ पर जानना है। देखिए, सबसे पहले हम प्रारंभिक काल की बात करते हैं। यहाँ पाषाण काल से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पाषाण काल से पहले का कोई उल्लेख शायद हमारे विद्वानों के पास नहीं है। पाषाण काल को इसलिए शुरू कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ प्रश्न उठाएं कि मैडम इससे पहले भी तो मानव था। देखिए, ये शुरुआत हम इसलिए कर रहे हैं पाषाण काल से, क्योंकि ये वो समय है जहाँ पत्थरों पर खुदे हुए हमें कुछ निशान या चिन्ह मिलते हैं। इससे पहले का जो मानव है उसके कोई ऐसे पुख्ता अवशेष हमारे पास नहीं है जिनसे हम उस काल की, उस समय को जान पाए। तो इस युग में अनेक गुफाओं में उस समय के समाज की अभिव्यक्ति पत्थरों पर खुदे हुए निशानों के रूप में देखने को मिलती है। यानी हमारी ऐसे अनेक गुफाएं मिली है, प्राचीन गुफाएं, जिन पर पत्थरों से कुछ आकृतियां बनाई गई है। इसीलिए हमने ये पाषाण काल से शुरू किया है। ये निशान तत्कालीन जनजीवन में घटित होने वाली घटनाओं को प्रदर्शित करते हुए दिखाई देते हैं, यानी उस समय का जनजीवन कैसा था वो हम जो यहाँ चित्र या निशान बनाए गए हैं उस पे देख सकते हैं। इनमें हम शिकार करते हुए आदि मानव को देख सकते हैं, यानी जो मानव है वो क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है, जिससे क्या सिद्ध होता है कि उस समय का जो समाज था उसका जीवन किस पर निर्भर था? शिकार पर ही केंद्रित था। उसका मुख्य काम क्या था? शिकार करना और अपना पेट भरना। उसके बाद जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई तो उसमें हमें ऐसी अनेक वस्तुएं मिली जिससे हमें तत्कालीन लोगों के रहन सहन का पता चलता है। इन वस्तुओं में क्या क्या मिला हमें? कुछ तो मोहरें मिले, कुछ सिक्के मिले, कुछ पक्के और अधपक्के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। इस काल में कुंड की प्राप्ति भी हुई है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि लोग धर्म से जुड़े हुए थे, यानी उससे उनकी धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। तो ये वो समय काल है जिसके कुछ अवशेष हमें मिले हैं और इन अवशेषों के आधार पर ही हम उस समय के समाज का अंदाज़ा
लगा सकते हैं। यानी पाषाण काल के बाद जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो सामान मिला है, जो वस्तुएं मिली हैं, उनसे हमें पता चलता है कि वहाँ पर व्यापारिक प्रक्रिया शुरू हो गई थी, क्योंकि सिक्के और मोहरे मिले हैं, खिलौने मिले हैं, यानी कुछ ऐसे बनाने पकाने मिट्टी से कुछ बनाया जा सकता है, कुछ पकाया जा सकता है, उसको अगर पकाएंगे तो वो मजबूत बनेगा। यानी ऐसे विकास यहाँ पर हो रहे थे। जो प्रारंभिक समय है उससे काफ़ी आगे यहाँ व्यक्ति निकल चुका था। और यहाँ पर कुंड का मिलना, यानी धार्मिक भावनाओं, कुंड से, कुंड क्या है, कुंड जो धर्म से जुड़ा हुआ एक प्रतीक है, जिससे हम धार्मिक कर्मकांड इससे जोड़कर देखते हैं। तो यानी यहाँ इससे के माध्यम से इस समय काल के लोगों की धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी मिलती है। उसके बाद जो वैदिक समय काल आया, इस युग में हमारे देश की सभ्यता को भाषा की उपलब्धि प्राप्त हुई। इससे पहले भाषा के बारे में हमारे पास कोई ज़्यादा पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन वैदिक युग में भाषा की उत्पत्ति प्राप्त हुई, जिसे हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है कि मानव जंगल से निकलकर अब ग्रामीण जीवन की ओर अग्रसर हुआ और उसने प्रकृति के विभिन्न रूपों को ईश्वर के रूप में देखना शुरू कर दिया। इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं, ये केवल भारत में ही नहीं मिलती, बल्कि विश्व के अन्य अनेक देशों में भी देखने को मिलती है। इस युग में संस्कृत भाषा का विकास हुआ। बाद में लौकिक संस्कृत से धीरे धीरे अनेक भाषाएं विकसित होने लगी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जिन भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, उन सब पर वैदिक संस्कृत का प्रभाव देखा जा सकता है। यानी वैदिक समय काल की अगर हम बात करें तो ये कौन सा समाज था? ये वो समाज था जहाँ पर एक व्यवस्था बनना प्रारंभ हो गई थी, भाषा का आगमन हो गया था, और ये भाषा केवल आपसी विचारों के संप्रेषण के लिए ही नहीं, बल्कि उसमें कुछ वैदिक रचनाएं भी होने लगी थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समाज विकास की ओर जा रहा है। यानी समाज के क्षेत्र में अगर देखें, साहित्य के क्षेत्र में अगर देखें, तो विकास हो रहा है या विकास की ओर हमारा समाज जा रहा है। उसके बाद मौर्य और गुप्त वंश की अगर बात करें तो इस समय काल के जो अधिकांश भारतीय राजाओं ने अपने घोषणा पत्र में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। देखिए, प्राकृत भाषा की बात हम कहाँ कर रहे हैं? सबसे पहले हमने संस्कृत की बात की, संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत आई, जिसो आम बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत भाषा जो पुस्तकों में प्रयोग होती थी या रचनाओं में जिसका प्रयोग लेखन के लिए किया जाता था। उसके बाद लौकिक संस्कृत के बाद पाली और प्राकृत भाषाओं का आगमन हुआ। जो मौर्य और गुप्त वंश के घोषणा पत्र हमें मिलते हैं वो प्राकृत भाषा में मिलते हैं। जो बौद्ध धर्म या भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जो रचनाएं हैं वो पाली भाषा में है, और जो जैन साहित्य है वो प्राकृत में पर्याप्त रूप से विकसित किया गया। इसका उल्लेख गिरनार में रुद्र शिलालेख का मिलना है, जिस पर संस्कृत भाषा में जो लिखा गया है, और ये माना जाता है कि ये प्रथम लेख है या प्रथम शिलालेख है। और भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। परंतु जब तक कोई भाषा बोलने या लिखने की योग्य नहीं हो जाती, तब तक उसका समुचित विकास नहीं हो सकता। क्योंकि बोलने और लिखने के योग्य कौन सी भाषा होगी? जिसका एक अच्छा व्याकरण बन जाएगा, जो नियमों में बधी होगी, तो वही भाषा एक योग्य भाषा है। संस्कृत में इस बाधा को दूर करने का काम किसने किया? पाणिनि ने। इनकी रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, जिससे कि संस्कृत भाषा को विकास मिला। परंतु समाज का सामान्य वर्ग प्राकृत और पाली जैसी भाषाओं का प्रयोग करता था, जिससे कि इन भाषाओं का विकास हुआ। देखिए, भारत को अगर देखें तो सबसे पहले आर्य जाति की बात आती है। आर्य वो थे जो भारत में बाहर से आए, लेकिन वो भारतीय आर्य में परिवर्तित हो गए। तो विद्वानों में मतभेद है, लेकिन ये माना जाता है कि आर्य जाति भारत से जुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि विदेशों से आकर या बाहर से आकर इसने भारत में जगह बना ली, स्थान बना लिया, और ये यही होकर रह गए। तो उसे क्या कहा गया? भारतीय आर्य। उसके बाद यूनानी, शक, हूण और तुर्कों ने इसे अपना घर बनाया। किसको? भारत को। प्रत्येक जाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, वास्तुकला और साहित्य विकास पर अपना योगदान दिया है। आज हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है, इन सभी जातियों के समन्वित प्रयासों का ही परिणाम है। देखिए, हमारे समाज ने जो आर्य जाति थी उससे कुछ नया सीखा, फिर यूनानी आए, उनसे हमने कुछ नया लिया, शक, हूण या तुर्क जब आए, उनसे हमने कुछ ना कुछ लिया। ये लेने का प्रयास या लेना किसके लिए है? समाज के लिए। तो उससे क्या होगा? समाज और साहित्य में एक अलग विकास होगा,
और योगदान रहेगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें, आर्य जाति ने दक्षिण की गरुड़ और तमिल संस्कृति का निर्माण किया। पाली और संस्कृत में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो गंगा के मैदान में रहने वाले लोगों की भावनाओं को दर्शाते हैं, और ये कोल भाषा बोलते हैं कौन लोग, जो मैदानी भागों में रहते हैं। इसमें अगर हम देखें, झारखंड है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। देखिए, जहाँ पर हम वैदिक संस्कृत की बात करते हैं वहाँ हमें एक ग्रंथ या एक रचना को नहीं भूलना है, ये आपको ध्यान रखना है। वो कौन सी है? वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत में लिखी गई रचना है, और ये भारतीय भाषा और संस्कृति की प्रथम रचना है। इसका समयकाल जो है, या इसका रचना काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व का समयकाल इसका माना गया है, यानी इस समय के बीच में ये रचना की गई थी। इसमें जो भाषा है वो लौकिक संस्कृत है। उसके बाद जब मैंने पाणिनि की बात यहाँ पर की, तो पाणिनि जैसे विद्वान थे जिन्होंने इस भाषा को एक स्थायी रूप प्रदान करने का प्रयास किया। तो धीरे धीरे जो लौकिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत या संस्कृत के बाद जो लौकिक संस्कृत है, इसने अपना विशेष स्थान बना लिया। ये शिक्षित वर्ग की भाषा बन गई, और शासक वर्ग इसी लौकिक संस्कृत का धीरे धीरे प्रयोग कहाँ करने लगा? अपने राजकाज के कामों में करने लगा। तो धीरे धीरे समाज में परिवर्तन होने लगा। देखिए, कबीर ने भी तो कहा है, भाषा बहता हुआ नीर है, एक जगह रुकता नहीं है। तो लौकिक संस्कृत जब साहित्य की या शिक्षा जगत की भाषा बन गई, तो जो साधारण लोग थे उनको ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो इससे भी थोड़ी आसान हो। ऐसे में पाली और प्राकृत भाषा का आगमन हुआ। ये मौर्य और गुप्त वंश के समय काल में है, जब बौद्धों ने पाली भाषा को अपनाया और जैन साहित्य में प्राकृत भाषा को देखा जा सकता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत जिसमें ऋग्वेद पहली रचना मानी जाती है, जो भारतीय भाषा और संस्कृति की पहली रचना है, उसको आपको ध्यान में रखना है। लौकिक संस्कृत के बाद पाली और प्राकृत भाषा का विकास हुआ है। उसके बाद इसी में हमने बात करी थी कि दक्षिण में गरुड़ और तमिल संस्कृति का निर्माण किया गया। आर्य जाति ने ही ऐसा किया, और यहाँ पर पाली और संस्कृत में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो गंगा क्षेत्र में, गंगा क्षेत्र कौन सा है? जो उत्तरी भाग में रहने वाले लोग हैं उनकी भावनाओं को दर्शाते हैं। और इसे क्या कौन सी भाषा कहा गया है? ये कोल भाषा इसको कहते हैं। ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? कोल। इसमें जैसे झारखंड है, बिहार है, जैसे मैंने बताया पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन सभी आदिवासियों की भाषा का उल्लेख भी इसमें किया गया है। इसके बाद बात करें कि भारतीय साहित्य में जो अधिकांश रचनाएं हैं वो धर्म से जुड़ी हुई है, यानी धार्मिक विषय पर मिलती है। हिंदुओं के साहित्य में जैसे वेद है, पुराण है, रामायण, महाभारत आदि को हम शामिल कर सकते हैं। ये साहित्य प्राचीन भारत के सामाजिक तथा संस्कृत साहित्य पर प्रकाश डालने में समर्थ है, परंतु देश और काल के संदर्भ में अगर हम इसका उपयोग करना चाहें तो ये बहुत ही कठिन या बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। वैदिक साहित्य में 4 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद और यजुर्वेद, और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद की गणना भी इसमें की जा सकती है। यानी 4 वेद, और 4 वेद के बाद कौन से? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ, इनकी बात भी यहाँ पर कर सकते हैं। प्रत्येक वेद के साथ उसके ब्राह्मण ग्रंथ, आख्यान और उपनिषदों का भी वर्णन किया गया है। ये साहित्य बहुत विस्तृत है और व्यापक है। जो उपनिषद लिखे गए उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो ब्राह्मण ग्रंथों में ढोंग और आडंबर है उनका खंडन करना। ये किसका उद्देश्य था? उपनिषदों का उद्देश्य था। तो वेदों के अध्ययन की दृष्टि से परंपरा से अभिन्न माने जाने वाले शिक्षा, व्याकरण, कल्प निरूपण, छंद तथा ज्योतिष संबंधी ग्रंथ भी इस समय काल में लिखे गए। तो हम यहाँ जिन ग्रंथों की बात कर रहे हैं, जिस साहित्य की हम बात कर रहे हैं, उसके कुछ न कुछ अवशेष हमें मिलते हैं। जैसे हमने मोहनजोदड़ो की बात करी, हड़प्पा संस्कृति की बात करी, उस सभ्यता में जो सिक्के मिले हैं उस पर भी कुछ लिपि लिखी हुई है, लेकिन उसको पढ़ना संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि हमें जो हस्तलिपियाँ प्राप्त हुई है वो ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं है। भारत में जो हस्तलिपियाँ मिलती है वो या तो भोजपत्रों पर है या ताम्र पत्रों पर लिखी हुई मिलती है। ताम्र पत्र यानी जो तांबे के पत्र हैं उन पर लिखी हुई मिलती है।
अगर मध्य एशिया में, जहां भारत से जाकर प्राकृत भाषा फैल गई थी, मध्य एशिया के क्षेत्रों में, वहां पर ये हस्तलिपियां मेष के चरम पर यानी भेड़ के चमड़े पर या काठ के पत्रों पर लिखी हुई मिलती है। संस्कृत में जो लिखी गई हस्तलिपियां हैं ये दक्षिणी भारत और नेपाल से भी हमें प्राप्त हुई है। इस प्रकार अगर हम देखें तो भारत के अलग अलग धर्म, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की भाषा और यहाँ की लिपियां, ये भारतीयता के समाज दर्शन का या समाज शास्त्र का निर्माण करती है, जिससे कि यहाँ के समाज के बारे में हम जान सकते हैं। तो यहाँ हमें मुख्य बात क्या जाननी है कि ऐसे कौन कौन से लिखित आधार मिले हैं या हस्तलिपियाँ मिली है या हाथ से लिखे हुए ऐसे लेख मिले हैं जिसमें उस समय के समाज को दर्शाया गया है। क्योंकि देखिए, साहित्य और समाज, मैंने बताया कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आपको मुख्य बात इस प्रश्न में क्या पकड़नी है कि किस समय काल में क्या हमें अवशेष मिलते हैं या क्या हमें प्रमाण मिलते हैं, उन पर भाषा कौन सी है, जो मिल रहा है क्या वो पढ़ लिया गया है, अगर हाँ तो समाज के बारे में वहाँ से क्या संदेश मिलता है, समाज की व्यवस्था के बारे में हमें क्या पता चलता है। तो वो सब भारतीय समाज को ही तो दर्शा रहा है। जो हमें लेख मिलते हैं, वो जो हमें ग्रंथ मिलते हैं, वो जो हमें रचनाएं मिलती हैं, वो सब किसको दिखा रहा है या किसको दर्शा रहा है? भारतीय समाज को ही। भारतीय समाज का शास्त्र ही तो वह है, क्योंकि जो भी साहित्य है वो समाज से जुड़ा हुआ है। और समाज किससे जुड़ा हुआ है? साहित्य से। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस प्रकार प्राचीन काल में अगर भारतीयता का जो समाज शास्त्र, भारतीय धर्म, साहित्य, दर्शन विभिन्न प्राचीन भारतीय भाषाओं के आलोक में निर्मित हुआ है, वह ही आगे चलकर मध्य काल में भी विकसित हुआ। हालांकि इस दौर में अगर देखें तो विदेशी जातियों, धर्म, भाषाओं के आगमन से यह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। क्योंकि जब विदेशी आ जाएंगे तो निश्चित है कि हमारे यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, समाज में परिवर्तन होगा और इसकी मूल संरचना में अत्यधिक परिवर्तन आया। विशेषकर जब इस्लाम आया और उर्दू तथा फारसी भाषाओं ने भारतीयता के समाज को परिवर्तित करना चाहा, परंतु भारतीयता के मूल समाजशास्त्र ने अपनी मजबूत नींव को उखड़ने नहीं दिया और विदेशी जातियों, धर्म में जो भाषाओं को भी अपने अंदर ही अंतर्निहित कर लिया। जो हम आज भाषा का रूप देखते हैं उसमें भी तो हम अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों को पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो संस्कृत भाषा से नई भाषाओं के आगमन की परंपरा शुरू हुई थी वो समाप्त हो गई, बल्कि वो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट से होती हुई खड़ी बोली और हिंदी जो आज हम वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं। इस काल में बहुत विभिन्न साहित्यकारों, महापुरुषों, विद्वानों में दर्शकों ने भारतीयता के समाजशास्त्र को प्रभावित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी ये वो समय काल था जब अनेक भाषाओं का हमारी भाषा के साथ जुड़ाव हो रहा था, अनेक धर्मों का हमारे धर्म पर प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन इसका मतलब या इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमने अपनी धर्म को छोड़ दिया, अपनी भाषा को छोड़ दिया, अपने संस्कारों को छोड़ दिया, अपनी परंपराओं को बदल दिया, बल्कि हमने जो नए आगमन भाषा रूप थे या जो धर्म के संस्कार थे उनको थोड़ा थोड़ा अपने साथ ही सम्मिलित कर लिया। अब अगर वर्तमान समय की बात करें तो 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण में नव जागरण ने एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास किया है। ये हम सब जानते हैं। हमारा देश जब आज़ाद हो गया उसके बाद हमने एक नया रूप, एक नया विकसित देश देखने का सपना देखा था और इस समय काल में नव जागरण ये वो समय था जब भारतीयों को एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास किया जा रहा था। राजा राम मोहन राय इस नव जागरण के अग्रदूत थे और उनके द्वारा परिवर्तित नव जागरण में समाज सुधार और साहित्य के नए आंदोलन उभरे। देखिए, वो समय काल था जब राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, प्रार्थना समाज की स्थापना की गई, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई, बंकिम चंद्र चटर्जी ने यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी वो समाज था जो सुधार की ओर जा रहा था और इसी कारण इस समय में साहित्य में भी नए नए आंदोलन उभर रहे थे। छापाखाना यानी पब्लिकेशन जिसको कहते हैं तथा यातायात के साधनों ने भारतीय समाज को प्रभावित किया और इसके समाजशास्त्र को एक नई व्याख्या प्रदान की। इस युग में अनेक महापुरुष हुए, अनेक नेता हुए। इन नेताओं के निर्णय ने भारतीय समाज में व्याप्त जो कुरीतियां या बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। अभी तो देश स्वतंत्रता में भी अहम भूमिका
निभाई, कि जो देश की स्वतंत्रता है उसमें भी अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद भारतीयता के एक नए समाजशास्त्र ने जन्म लिया। स्वतंत्रता के बाद नया समाजशास्त्र क्या था? जो भारतीय संविधान लिखा गया, इसने समाज को एक नई दिशा दी, समाज की एक नई व्याख्या इसने प्रस्तुत की। वो एक समाजवादी, मानवतावादी तथा धर्मनिरपेक्ष रूप में समाज को व्याख्यायित करने का प्रयास भारतीय संविधान के द्वारा किया गया। इसकी व्याख्या तथा अनुसरण स्वतंत्रता के बाद विभिन्न भाषाओं के भारतीय साहित्य ने किया और आज भी भारतीय साहित्य इसी आधार पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहा है कि जो उसका समाजशास्त्र है एक यथार्थ रूप में चित्रित हो। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान दें कि आज भी जो भारतीय साहित्य है वो किसको व्याख्यायित कर रहा है? वो एक ऐसे समाजशास्त्र का निर्माण कर रहा है या एक ऐसे साहित्य का निर्माण कर रहा है जिससे एक यथार्थ समाजशास्त्र चित्रित हो सके या उजागर हो सके। इसके विभिन्न आयाम इस आधुनिकता और विश्व दृष्टि से हमें जोड़ने का काम करते हैं या हमें जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि प्रारंभ से जो मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि संस्कृत भाषा से लेकर वर्तमान समय तक जो जो भाषाएं आई है, उन भाषाओं का जो धर्म आए हैं, जो बाहर से विदेशी आगमन हुए हैं, उन भाषाओं का हमारे देश पर, हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको यहाँ पर आपको चित्रित करना है। ऋग्वेद से लेकर वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, जो इस्लामिक धर्म है या उर्दू फारसी भाषा है, उसका क्या प्रभाव पड़ा, विदेशी जातियाँ आई, विदेशी धर्म आए, उनका क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे साहित्य ने, जो भारतीय साहित्य है, उसने अपने अंदर सब कुछ सम्माहित कर लिया। उससे एक नई सामाजिक व्यवस्था बनी, नई अर्थव्यवस्था बनी, जिससे एक नई संस्कृति का निर्माण हुआ। परंतु ये वो संस्कृति नहीं है जो अपने आप को अपनी जड़ों से अलग कर ले या अपनी जड़ों को छोड़कर एक नया रूप धारण कर ले। ये वो संस्कृति नहीं है, ये भारतीय संस्कृति है। एक ये भारतीय समाजशास्त्र है जो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक नए रूप में हमारे सामने है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।